आदित्यराज ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, ठीक है, चलो यही मुकाबला करते हैं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुमसे पवन ब्लेड का इस्तेमाल करना सीखूंगा। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें खुद को बेहतर बनाने के लिए वायु तत्व की साधना करना सिखाऊंगा। क्या कहते हो? ठीक है। तेजस ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। तेजस के पास एक स्पष्ट योजना थी। उसके कई उद्देश्य थे, जिनमें से पहला था आदित्यराज को अपनी छाया रहित पवन ब्लेड का प्रदर्शन करना। यह उसे अपनी क्षमताओं से अवगत कराना था, जिससे वह आदित्यराज की नज़र में खास बन सके। अपने शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने से उसे भविष्य में और अधिक स्वतंत्रता मिलने की संभावना थी। दूसरा उद्देश्य यह था कि वह वास्तव में आदित्यराज और अन्य 4 लोगों को अपनी कुछ योग्यताएं देना चाहता था। वह चाहता था कि वे अपनी योग्यताओं को जितनी जल्दी हो सके मजबूत करें, ताकि वे मूल्यांकन पास कर सकें और आगे किसी भी त्रासदी से बच सकें। रिडेम्पशन शब्द का उल्लेख भी एक विशेष महत्व रखता था। तेजस आदित्यराज की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाना चाहता था। आदित्यराज द्वारा उनकी रक्षा के लिए किए गए कार्यों के आधार पर उसे शक था कि आदित्यराज रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में जानता था और शायद उसका सदस्य भी हो सकता था। अगर ऐसा था तो यह सबसे अच्छा परिदृश्य होता, क्योंकि यह सोसाइटी में शामिल होने और उनकी सहायता के माध्यम से अपनी पुनर्जन्म वाली पत्नी की तलाश में मदद कर सकता था। आखिरी उद्देश्य उसकी साधना के लिए था। जब उसने कहा कि आदित्यराज की ताकत उसके बराबर नहीं थी, तो इसका उद्देश्य आदित्यराज की पवन भेड़िया रक्तरेखा शक्ति के एक हिस्से को अवशोषित करना और रहस्यमय स्वर्ग तकनीक के 4थे स्तर तक पहुंचने के लिए खुद को अवसर देना था। पिछले कुछ दिनों में तेजस ने अपने विभिन्न विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार किया था। उसने 4थे क्रम के पवन भेड़ियों को शहर में देखा था। 4थे क्रम के पवन भेड़िए पर छिपकर हमला करना बहुत जोखिम भरा था, क्योंकि बिना शोर मचाए और खुद को उजागर किए बिना ऐसा करना चुनौतीपूर्ण था। आखिरकार उसकी शक्ल से 1 मील दूर से ही पता चल जाता था कि वह एक मानव बच्चा है। इसके अलावा तेजस के प्रयोग से यह पुष्टि हुई थी कि लक्ष्य की ऊर्जा को निगलने से उन्हें मौलिक रूप से नुकसान नहीं होगा। आदित्यराज की ऊर्जा का उपयोग करके सफलता प्राप्त करना वास्तव में सबसे सुरक्षित विकल्प था। बेशक तेजस ने सबसे खराब स्थिति पर भी विचार किया था। अगर आदित्यराज वाकई विंडवुल्फ कबीले का वफादार सेवक होता तो क्या होता? ऐसा होने की संभावना बेहद कम थी। आदित्यराज ने विंडवुल्फ कबीले का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई, लेकिन छात्रों के प्रति उनकी देखभाल और व्यवहार के आधार पर उनका चरित्र भरोसेमंद लगता था। अगर किसी भी तरह उनका विश्वासघात होता तो तेजस के पास समाधान भी था। वह अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय करके विंडवुल्फ टाउन को समतल कर सकता था। हालांकि उसने इस विकल्प को आखिरी उपाय के रूप में रखा था। कई दिनों तक विचार करने के बाद तेजस इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि खुद को उजागर करने के संभावित लाभ उसके सामने आने वाले जोखिमों से कहीं अधिक थे। यही कारण था कि उसने यह कदम उठाया था। फिर आदित्यराज ने एक कोने में जाकर उन चट्टानों के साथ चीत की जो वायु तत्व ऊर्जा को विकीर्ण कर रही थी। अगले ही पल तेजस को एक कोमल अदृश्य ऊर्जा का अनुभव हुआ जो हवा में फैल रही थी। यह वायु तत्व था। समृद्ध मौलिक ऊर्जा ने पूरे कमरे को घेर लिया, जैसे कि वहां एक अंतर्निहित वायु तत्व सरणी हो। क्या यहां भी ऐसा कुछ है? तेजस को गहरा झटका लगा। आदित्यराज की संपत्ति वास्तव में चौंकाने वाली थी। क्या इस दुनिया में भी ऐसी चीजें मौजूद हैं? यहां सब सुरक्षित है। हमें ज्यादा शोर मचाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे दिखाओ कि तुमने उस व्यक्ति से क्या सीखा। आदित्यराज ने अपने और तेजस के बीच की दूरी कम कर दी, जिससे बच्चे को हवा के ब्लेड का इस्तेमाल करने के लिए अधिक जगह मिल गई। अब मुकाबला अभ्यास से अलग था। आदित्यराज ने 8 साल के इस बच्चे को कम नहीं आंका। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी और उसका शरीर तुरंत फैल गया। पवन भेड़िया परिवर्तन। जब मनुष्यों ने पवन भेड़िया परिवर्तन का उपयोग किया तो उनके शरीर में सुधार हुआ। बेशक ये सुधार पवन भेड़िया के स्तर के समान नहीं होते, लेकिन फिर भी पवन भेड़िया परिवर्तन के सक्रिय होने पर आदित्यराज की ऊंचाई एक पल में 2 मीटर से अधिक हो गई। उसके शरीर के चारों ओर वायु तत्व अशांत हो गया और उसके भेड़िया पंजों के चारों ओर एक हरे रंग की चमक दिखाई दी। भले ही उनके बीच कुछ दूरी थी, तेजस उस भारी दबाव को अच्छी तरह महसूस कर सकता था।
इसमें कोई संदेह नहीं था कि आदित्यराज इस दुनिया में आने के बाद से उसका सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी था। तेजस की नजरें आदित्यराज पर जमी थीं। वह एक पैर दूसरे के सामने रखकर थोड़ा झुका हुआ था। उसकी आंखों की पुतलियों में हल्की हरी चमक थी और उसकी आंखों के कोनों से भी रोशनी निकल रही थी। अगले ही पल तेजस ने कदम बढ़ाया। उसने एक साथ दोनों हाथ ऊपर उठाए और 2 छाया रहित पवन ब्लेड छोड़े, जो आंगन में उनके पिछले मुकाबले के दौरान इस्तेमाल किए ब्लेड से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। बिना आवाज किए, एक बाईं ओर और एक दाईं ओर, उन्होंने अंतरिक्ष में 2 चाप बनाए और सीधे आदित्यराज की ओर बढ़ गए। उसी समय आदित्यराज ने भी अपना हमला शुरू कर दिया। उसने हवा के ब्लेड की परवाह नहीं की। तेजस की हवा के ब्लेड ने उसे पहले ही चकित कर दिया था और वह जानता था कि ऐसे हमलों से बचना मुश्किल होगा। तेजस पर काबू पाने के लिए उसने बस अपनी अधिक शक्ति पर भरोसा किया। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि तेजस का यह दावा कि वह उसे हरा सकता है अहंकार था या ताकत से समर्थित वास्तविक आत्मविश्वास। वह खुद ही इसका पता लगाना चाहता था। आदित्यराज ने 2 पवन ब्लेडों की अनदेखी करते हुए सीधे तेजस पर हमला किया, जिससे दूरी कम हो गई और तेजस और अधिक पवन ब्लेडों का इस्तेमाल करने से बच गया। यह सबसे अच्छी रणनीति थी। उन्होंने खुद पवन ब्लेडों का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि उन्हें चिंता थी कि तेजस उनका सामना नहीं कर पाएगा और घायल हो जाएगा। तेजस द्वारा छोड़े गए 2 पवन ब्लेड हवा में उड़ गए, जबकि तेजस स्वयं पीछे की ओर हट गया। 2 पवन ब्लेड आदित्यराज के घुटनों पर लगे। हालांकि आदित्यराज ने खुद को बचाने के लिए वायु तत्व की ऊर्जा का उपयोग किया और उसके पवन भेड़िया परिवर्तन से उसकी शारीरिक शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई, फिर भी वह इन 2 वायु ब्लेडों की ताकत से लड़खड़ा गया। उसकी चार्जिंग गति पर काबू पाना मुश्किल हो गया। उसके मन में आश्चर्य की भावना थी। क्या दूसरा दर्जे का पवन भेड़िया भी इतनी ताकतवर पवन ब्लेडें बना सकता है? आदित्यराज के नियंत्रण खोने का फायदा उठाते हुए तेजस तेजी से आगे बढ़ा और दूरी बनाकर एक तरफ हट गया। उसने एक बार फिर अपने हाथों से 2 शैडोलेस विंड ब्लेड्स छोड़े। आदित्यराज ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने भेड़िए के पंजे का इस्तेमाल करके खुद को गिरने से रोका। लेकिन तब तक 2 हवा के ब्लेड पहले ही उस तक पहुंच चुके थे और उसके घुटनों पर चोट कर रहे थे, ठीक उसी जगह पर जहां पहले लगे थे। इस अचानक प्रभाव ने उसकी हरकतें रोक दी, ठीक जब वह आगे बढ़ने वाला था। इसके बाद 2 और पवन ब्लेड सामने आए। ये 2 पवन ब्लेड आकार में थोड़े छोटे थे, लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, आदित्यराज को एक अलग तरह का खतरा महसूस हुआ। वे पिछले पवन ब्लेडों से ज्यादा ताकतवर लग रहे थे। क्या तेजस ने ऊर्जा को संपीड़ित कर दिया? आदित्यराज ने तुरंत झुककर अपने भेड़िए जैसे पंजों को आपस में टकराया और अपने सामने एक बवंडर बना लिया ताकि बचाव कर सके। उसने फिर से सीधे हवा के ब्लेडों का सामना करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन तभी एक अजीब दृश्य हुआ। आदित्यराज के सामने बने बवंडर के ऊपर 2 पवन पंखुड़ियां हरी रोशनी की चमक के साथ अचानक गायब हो गईं। आदित्यराज ने खतरे को भांपते हुए तुरंत अपने चेहरे की रक्षा के लिए अपना हाथ उठाया और कुछ ही क्षणों बाद उसे लगा कि कुछ उसके चेहरे पर गहरी चोट कर रहा है। यह स्पष्ट था कि इस बार तेजस का हमला उसकी आंखों पर लक्षित था। तेजस की पवन ब्लेड उसकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। वे न सिर्फ दूसरे क्रम की थीं, बल्कि स्पष्ट रूप से तीसरे क्रम तक पहुंच चुकी थीं। भले ही उनमें पवन भेड़िए के परिवर्तन से मिलने वाली शारीरिक वृद्धि की कमी थी, फिर भी पवन ब्लेडों पर तेजस का नियंत्रण एक नियमित तीसरे क्रम के भेड़िया दानव के बराबर था। आदित्यराज ये देखकर हैरान थे, हालांकि यह हैरानी जल्द ही एक नए एहसास में बदल गई। मुझे खेद है बच्चे, मैं तीसरे क्रम पर नहीं हूं, आदित्यराज ने कहा। एक जोरदार दहाड़ के साथ आदित्यराज की आभा अचानक उमड़ पड़ी और उसे एक चमकीली हरी रोशनी में नहला दिया जो हवा के सार से गूंज रही थी। उसके चारों ओर की हवा में तात्विक शक्ति की गूंज थी और उसका भेड़िया जैसा फर एक आकर्षक हरे रंग के साथ छिलमिला रहा था। उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी जो उसके अडिग दृढ़ संकल्प को व्यक्त कर रही थी। आदित्यराज ने अपने पैरों को जमीन पर मजबूती से जमाया और अविश्वसनीय गति से तेजस की ओर बढ़ा। उसने अपनी कमजोर आंखों को ढकते हुए सीधे आगे बढ़ने का फैसला किया। 2 और पवन ब्लेडों ने उस पर हमला किया, लेकिन इस बार वे उसके चारों ओर सुरक्षात्मक वायु तत्व द्वारा आसानी से नष्ट कर दिए गए। आदित्यराज ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल को
एक सरल लेकिन दृढ़ लक्ष्य में लगा दिया, दूरी को कम करना और इस लड़ाई का अंत करना।